हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8 और उसके आगे के, है ना। जो टॉपिक 8 है आपका लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि आपकी सिलेबस का महत्वपूर्ण पार्ट है। सन 1898 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल कौन नियुक्त हुए? तो कौन नियुक्त हुए थे गवर्नर जनरल 1898 में? लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन या डलहौजी या विलियम बेंटिक? तो देखिए यहाँ पर डलहौजी 1854 से संबंधित हैं और बेंटिक उसके बाद में आते हैं ना, और लॉर्ड कर्जन 1898 में यही जो है हुए थे, और ये 1800 लगभग 33 और 29 के आसपास थे। तो कर्जन यहाँ पर सही विकल्प आपका बनेगा। और लॉर्ड रिपन जो आपके रहेंगे वो 1882 हंटर आयोग से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन चारों से ये बन सकता है कि ये किससे संबंधित हैं, या लॉर्ड कर्जन किससे संबंधित हैं, मतलब लॉर्ड रिपन जैसे हंटर आयोग से संबंधित, लॉर्ड डलहौजी उड के घोषणा पत्र से, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक मैकाले का विवरण पत्र से संबंधित, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन किस सभ्यता का पोषक था? प्राच्य सभ्यता का, पाश्चात्य, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए विकल्प बी दिया गया है आंसर शीट में, लेकिन यहाँ पर दोनों होना चाहिए, क्योंकि उसने प्राच्य मतलब भारतीय शिक्षा को भारत की भाषाओं में ही रहने का मतलब ये कहा था, और अंग्रेजी भाषा के भी महत्व दिया था। तो दोनों यहाँ पर फिलहाल होना चाहिए। तो लॉर्ड कर्जन ने कौन सा सम्मेलन गठित किया था? तो कौन सा सम्मेलन यहाँ पर गठित किया था? शिमला सम्मेलन, ठीक है, ये गठित किया था। इनका फेमस है इनके काल का शिमला सम्मेलन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? 1898 या 1902 या 1901 या फिर 1905? तो 1901 में शिमला सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने शिमला में भारत की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है। कर्जन ने शिमला में जो है भारत की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक गुप्त सम्मेलन आयोजन किया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? शिमला अकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, शिमला शिक्षा सम्मेलन कितने दिनों तक चला था? तो कितने दिनों तक चला था शिमला शिक्षा सम्मेलन? यहाँ पर 15 दिन चला था। नेक्स्ट है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित हुए? तो कितने प्रस्ताव पारित हुए थे? यहाँ पर 150 प्रस्ताव पारित हुए थे शिमला शिक्षा सम्मेलन में। शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया था? तो किसे नहीं बुलाया गया था? इसमें एक भी भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होगा? अब यहाँ पर देखिए शिक्षा नीति, अब किस शिक्षा नीति की बात हो रही है? यहाँ पर इनके समय वाली बात हो रही है ना। तो इसके अंतर्गत शिक्षा के समस्त क्षेत्रों पर किसका नियंत्रण होगा? तो यहाँ पर किसका नियंत्रण होने की बात हो रही है? सरकार का नियंत्रण था इस पर। जो शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा के जितने भी क्षेत्र थे वो सरकार के अंडर में आते थे। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, शिक्षा नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता या किया जाएगा? मतलब इस शिक्षा नीति किसकी, जो कर्जन के समय की बात हो रही, कर्जन की शिक्षा नीति, इनके अनुसार जो है, अब क्वेश्चन पेपर में ये डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि कभी भी की शिक्षा नीति थोड़ी हो सकती है, वो उनका काल जरूर देगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं इजी नोट्स में, और काफ़ी गलतियाँ निकल रही हैं, है ना, जैसा कि पिछले आपने देखा। तो फिलहाल अब मेरी कोशिश यही है कि मैं एक एक क्वेश्चन को पहले मतलब कंफर्म करूं, मतलब पता होने के बाद भी कुछ चीज़ें होती हैं कंफर्म करनी पड़ती हैं ना, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी पता होती हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है। आप एक शिक्षक हैं, आप मतलब शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको खुद पता होगा, सिखाया जाता है कि बालक को पढ़ाने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ता है। तो यहाँ चाहे बालक की बात हो चाहे किसी और की बात हो, हमें किसी को पढ़ाने से पहले उसकी एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, किस तरीके से पढ़ाया जाए, क्या क्या मटेरियल, क्या सही क्या गलत, है ना, इस सब का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है।
तो 11 नंबर प्रश्न है शिक्षा नीति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा, इसमें ऐसा कहा गया। नेक्स्ट है लंदन विश्वविद्यालय का नवीनीकरण किस सन में हुआ? तो नवीनीकरण किस सन में हुआ था यहाँ पर ये बताना है। तो नवीनीकरण हुआ था 1898 ईस्वी में, जब कर्जन क्या बना था? वायसराय बना था। तो लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना है? तो जो विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार माना है लंदन यूनिवर्सिटी को, क्योंकि लंदन में यूनिवर्सिटी थी, उसके बेस पे भारत में भी उन्होंने ऐसी चीज़ें करी। तो चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न है सन 1902 में किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? जो 1902 का आयोग था उसमें जो है किसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था ये बताना है। तो यहाँ पर थॉमस रेले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 1902 में आयोग की नियुक्ति, जो इस समय आयोग की नियुक्ति हुई थी। अब यहाँ पर देखिए आयोग की बात हो रही है, लेकिन सन कहे तो पता चल जाना चाहिए कि कर्जन की शिक्षा नीति से संबंधित यहाँ पर ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये कर्जन का काल चल रहा है ना। 1902, 4 या 1900 के पहले 1-2 वर्ष, 1905 तक अगर कोई भी घटना पूछी जाती है तो समझ जाइए कर्जन की शिक्षा नीति से है। तो इसके आयोग की नियुक्ति, जो इसने आयोग गठित किया, इसकी नियुक्ति के पश्चात किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था? गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन विलग्रामी को। दोनों यहाँ पर सही विकल्प हैं। लॉर्ड कर्जन ने जांच के विषय में संबंधित अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था उसने? 1902 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित क्या सुझाव दिए? विश्वविद्यालय के प्रशासन से संबंधित क्या सुझाव दिए थे, है ना। तो यहाँ पर देखिए सीनेट एवं सिंडिकेट का पुनर्गठन आवश्यक, ये सही है। सदस्यों की अवधि 5 वर्ष, ये भी सही है। सुयोग्य विद्वानों के उचित प्रतिनिधित्व, तो यहाँ पर ये भी सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। आयोग ने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? तो इस समय के आयोग ने शिक्षण व्यवस्था के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? यहाँ पर देखिए उच्च योग्यता प्राप्त प्राध्यापकों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। शोध कार्य की व्यवस्था करनी थी, ये भी सही। पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन कार्य में सुधार, तो तीनों सही है। करेक्ट विकल्प डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आयोग ने संबद्ध महाविद्यालय प्रबंध व प्रशासन के लिए क्या सुझाव दिए थे? तो क्या सुझाव दिए थे? अब देखिए यहाँ ऐसे सुझाव एक तो हो नहीं सकता, कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में लगभग आपको आंसर डी ही किया गया है। ठीक है। अगर नहीं पूछे तब उसमें से आपको बहुत ही ध्यान से सतर्कता से आंसर देना होगा। तो मान्यता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण और महाविद्यालय का प्रबंध और संगठित समिति द्वारा छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क सूक्ष्म या सभी यहाँ पर बनेगा। एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि एलयू में देखिए एग्ज़ाम आज हुआ है। ठीक है। 27 जुलाई को हुआ है वहाँ का बीएड का एग्ज़ाम। सेमेस्टर वाइज होता है, आपको अगर पता होगा तो मैं बता दूँ कि वहाँ फाइनल सेमेस्टर में केवल और केवल एक ही पेपर हुआ है। ठीक है। और पेपर कौन सा है? जो आपका ये फर्स्ट पेपर है, यही पेपर का लगभग पूरा सिलेबस उनके सिलेबस में भी है। ठीक है। तो वहाँ पर पेपर जो हुआ है वो पेपर फ़िलहाल अगर मुझे मिलता तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता और उसका सॉल्यूशन भी देता, लेकिन यहाँ पर पीडीएफ जो उसकी बुकलेट थी ना वो वहाँ पर सबमिट करा ली गई और यहाँ पर किसी को बुकलेट दी नहीं गई थी वापस, ऐसा होता है। ठीक है। तो ऑप्शनल पेपर में अधिकतर जगह बुकलेट सबमिट करा ली जाती हैं ऐसे क्वेश्चंस में, वरना यहाँ पर मैं आपको दिखाता। फिलहाल मेरी एक लोगों से बात हुई थी, है ना, तो उन्होंने बताया पेपर का लेवल बहुत टफ नहीं था, इजी था काफ़ी। और 80 उनके यहाँ 80 क्वेश्चन में 40 करने थे। देखिए कितनी अजीब बात है ना। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 75 करने हैं आउट ऑफ 100। तो वहाँ पर 80 क्वेश्चन थे और 1 घंटे का टाइम वहाँ पर था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऐसे जो आयोग वगैरह थे कब गठित किए गए हैं ना, जो विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, इनकी डेट्स काफ़ी पूछी गई थी, कब गठित किए गए हैं ना, कब। तो 2 चीज़ डेट इंपॉर्टेंट रहती हैं, स्टार्टिंग की और लागू करने की। तो इन दोनों का डिफरेंस काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो ये दोनों चीज़ें ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, मेरी उनसे बात हुई थी। चलिए हम बढ़ेंगे आगे, तो अपनी तैयारी करते रहिए ऐसे। 20 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य सौंपा, किसे सौंपा था?
तो यहाँ पर बताना है विश्वविद्यालय को सौंपा था अध्यापकों की नियुक्ति का कार्य। हंटर आयोग में कौन से भारतीय सदस्य थे? तो आनंद मोहन बोस थे, भूदेव मुखर्जी थे, केटी टैलन थे या उपयुक्त। तो सभी विकल्प यहाँ पर सभी सही है। 1882 इसमें अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे, अब हंटर आयोग के क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछने चाहिए थे। फिलहाल आप अच्छी बात है यहाँ पूछ लिया गया, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में मिक्स ही मिलेगा, ठीक है। तो 82 में चली आई तटस्थता की नीति का किसने त्याग किया था? तो तटस्थता की नीति का त्याग किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तटस्थ मतलब किसी चीज़ से दूर रहना। इंग्लैंड ने सन 1902 में गैर सरकारी विद्यालयों, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट जो स्कूल थे, उन पर किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो किसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? बाल्फोर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने उच्च शिक्षा के संबंध में संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर किस पर बल दिया? संख्यात्मक वृद्धि के स्थान पर किस पर बल दिया है, ये चीज़ बताना है। तो उसने गुणात्मक उन्नति पर, संख्यात्मक वृद्धि की जगह पर किस पर बल दिया? गुणात्मक उन्नति पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1882 से प्राथमिक शिक्षा की धीमी गति का क्या कारण था? जो हंटर आयोग था उसमें प्राथमिक शिक्षा की गति धीमी थी उसके बाद से, तो उसका क्या कारण था? एकमात्र कारण था आर्थिक सहायता की प्राप्ति ना होना, मतलब अनुदान का सहायता प्राप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कौन से कार्य किए? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए कौन से कार्य किए? योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, बिल्कुल सही है। धनराशि को भी बढ़ाया और प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना भी कराई। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनता है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 26 हो गए, यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है। अगला टॉपिक सैडलर आयोग 1917 इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? देखिए इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो क्वेश्चन पूरी तरीके से कट कर दीजिए, दिमाग से ही निकाल दीजिए। लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। यहाँ पर देखिए सैडलर आयोग 1917 से संबंधित है और ये जितने भी आयोग आए ब्रिटिश शासन से कहीं ना कहीं जुड़े थे और इसी वजह से यहाँ युद्ध के बारे में पूछा गया है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध पूछता तो बात अलग थी, पूछा क्या गया है? द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध तो कब शुरू हुआ था? 1939 से 1945 तक चला था, है ना। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, चलिए हम प्रथम विश्व युद्ध की भी बात कर ले अगर हम, तो ये 1914 से स्टार्ट हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है क्वेश्चन, कब समाप्त हुआ? तो अगर यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार भी पूछा जाए तो 1918 होगा, लेकिन फिलहाल ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से कट ही कर देना ताकि इस पर आपकी नज़र ही ना पड़े। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति जो थे आशुतोष मुखर्जी थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय, कई क्वेश्चन में मिसप्रिंट मैंने पाया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग पूछ सकता है, यहाँ पर आयोग होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सैडलर आयोग है इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। क्या कलकत्ता शायद ऊपर दिया हो, यहाँ पर फिलहाल नहीं दिया गया है। तो आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग इसका दूसरा नाम है। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिसप्रिंट मिले हैं। यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, इसके उप कुलपति कौन थे? उप कुलपति आशुतोष मुखर्जी थे। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। अब देखिए क्वेश्चन कितना मिसप्रिंट हुआ है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग होना चाहिए, पूरी तरीके से गलत है। आपको पता होगा कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1857 में हुई थी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? विश्वविद्यालय की स्थापना, कोई ऑप्शन मान लीजिए अगर क्वेश्चन देता भी तो ऑप्शन सारे गलत, लेकिन यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पूछना चाहिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब करी गई थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी सन 1917, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 1917 से लेकर चला था 1919 तक, लेकिन स्थापित करने की बात आएगी तो 1917 यहाँ पर करेक्ट विकल्प बनेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे? तो जो लीड्स विश्वविद्यालय था, ठीक है, ये लंदन से रिलेटेड है, वहाँ का विश्वविद्यालय। तो उसके उप कुलपति कौन थे? यहाँ पर माइकल सैडलर थे। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सही है। इसके अध्यक्ष, विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कलकत्ता विश्वविद्यालय के आयोग को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सैडलर आयोग और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ये दोनों एक ही नाम है, याद रखना है आपको। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, इसके सदस्य डॉक्टर ग्रेगरी और डॉक्टर माइकल सैडलर या फिर फिलिप हर्टांग या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ये क्वेश्चन गलत ही पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए आयोग के सदस्य पूछता तो पता इसके सदस्य कौन थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, दो लोग इसके सदस्य थे और सैडलर जी इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी वैसे भी नहीं है और ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं। तो अगर अध्यक्ष पूछे तो सैडलर होंगे, लेकिन सदस्य पूछा है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, या तो इसके ऑप्शन दोनों चेंज करने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है, सैडलर आयोग के जांच के विषय क्या थे? तो जांच के विषय यहाँ पर बताने हैं। विश्वविद्यालय की स्थिति आवश्यकताओं की जांच करनी थी, क्योंकि ये विश्वविद्यालय आयोग ही था ना और विश्वविद्यालय से संबंधित था, उच्च शिक्षा से। तो विश्वविद्यालय की, अब ये भी पूछा जा सकता है सैडलर आयोग किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च? तो आपको आंसर देना है उच्च। तो विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान भी करना था और विश्वविद्यालय उपस्थिति प्रश्नों पर रचनात्मक नीति का सुझाव या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर उपयुक्त सभी बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? तो सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1919 रिपोर्ट, अब देखिए स्थापना होने की बात 1917 अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन प्रस्तुत कब कर दी थी? रिपोर्ट पूरी फाइनल करके 1919 ईस्वी में प्रस्तुत कर दी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम 10 नंबर प्रश्न पर। सैडलर आयोग की रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? तो भाग पूछे गए हैं, कितने भागों में विभाजित थी यहाँ पर? तो 13 भागों में सैडलर आयोग विभाजित था। आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या थे? तो माध्यमिक शिक्षा के दोष क्या थे? माध्यमिक शिक्षा गुणात्मक उन्नति नहीं हुई, तो ये इसका दोष था, गुणात्मक उन्नति नहीं हुई थी। तो इसमें पूछा दोष थे, है ना। तो योग्य अध्यापकों का अभाव ये भी था, ये भी इसका दोष था। उपयुक्त शिक्षण सामग्री, अब 2 ऑप्शन करेक्ट है तो जाहिर सी बात उपयुक्त सभी है, हम पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आयोग ने माध्यमिक, अब ये पेज थोड़ा डल है, क्लियर कर लीजिएगा अपने वीडियो की क्वालिटी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के भी साथ, वो भी जुड़ सकें। और आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है ना। और भी जो इम्पोर्टेंट PDF हैं उनको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए? तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए? सैडलर आयोग ने गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया गया है, ये भी सुझाव दिया गया था उन्होंने। तो ये लोग पहले क्या करते, पहले पूरी जांच करते थे, क्या कमियां थी पहले की वो निकालते थे, फिर अपने सुझाव देते थे आयोग की इसमें क्या सुधार किए जाने चाहिए। ठीक है, बाद में सुझाव देते थे। स्नातक कोर्स 3 वर्ष करने का सुझाव दिया और इंटर कॉलेज में इंजीनियर, चिकित्सा, वाणिज्य शिक्षा दी जाए, ऐसा भी सुझाव दिया गया। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बनेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कलकत्ता विश्वविद्यालय के दोष क्या थे? अब यहाँ पर देखिए फिर वही पूछा गया, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यहाँ पर जितने भी विश्वविद्यालय से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन गलत प्रिंट हैं। यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के दोष क्या हैं? ठीक है, तो छात्रों की संख्या अधिक है या फिर नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, तो ये तो दोष नहीं था। एक वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण हो, ये भी नहीं था दोष। और एक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना, ये भी दोष नहीं था। ठीक है, तो छात्रों की संख्या अधिक, ये इसका दोष था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पर विश्वविद्यालयों की बात हो रही है। अब जैसे इस कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग हर जगह लगभग विश्वविद्यालय की ही बात करता है, तो तीनों ऑप्शन विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, तो यही सही होंगे, है ना, ये दोष होगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स को कितनी अवधि पर करने का बल दिया? तो जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है स्नातक अवधि कितनी है? 3 वर्ष करने पर बल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में कितने कोर्सों को चलाने का सुझाव दिया? जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उसमें कितने कोर्सों को चलाने का सुझाव दिया गया था? पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स दोनों चलाने के सुझाव दिए गए थे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में कौन सी समिति स्थापित की जाए?
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा है ना, तो विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है, समिति स्थापित की जाए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कोर्ट और सिंडिकेट दोनों सही हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में किन विषयों को उच्च शिक्षा देने पर बल दिया गया, तो किन मतलब विश्वविद्यालय नहीं, विश्वविद्यालय आयोग की बात हो रही है, किन विषयों की उच्च शिक्षा पर बल दिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन देखिए व्यावसायिक, इंजीनियरिंग या फिर चिकित्सा, अभी तीनों हमने डिस्कस किए थे, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है सैडलर आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए थे, तो स्त्री शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, बालिकाओं के लिए पर्दा स्कूल की व्यवस्था और स्पेशल बोर्ड ऑफ वीमेन एजुकेशन का निर्माण। तो सही बात है, इन्होंने जो है स्त्रियों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था की थी, जिसमें ये इसकी विशेषताएं थी, सुझाव थे। करेक्ट विकल्प फिर सी नंबर बनेगा दोनों। प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, तो जो प्रौद्योगिकी शिक्षा है ना, साइंटिफिक है, तो उसके क्या सुझाव दिए थे यहाँ पर इसने, पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी शिक्षा को सम्मिलित करना। तो भाई प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए अगर सुझाव देना है तो ये तो शामिल करना ही होगा, सही है, जाहिर सी बात है। परीक्षा की व्यवस्था करना है ना, सफल छात्रों की उपाधियाँ, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने सुझाव दिए थे, करेक्ट विकल्प डी बनेगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो ये क्वेश्चन सारे इसमें पढ़ लीजिएगा है ना। फिलहाल पहले के जो मैंने वीडियो बताए हैं उसमें सारे क्वेश्चन हमने नहीं सर्च किए थे, जिसमें मुझे डाउट लगता था वही करता था, और कुछ छूट भी जाते थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं एक एक क्वेश्चन पर, और जिस क्वेश्चन का मुझे कुछ प्रूफ नहीं मिल पाएगा उस क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर बता दूँगा कि इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना। फिलहाल मेरी पूरी कोशिश रहती है, जैसे यहाँ पर ये जो टॉपिक चल रहा है इस पर मैंने पूरा मतलब छानबीन किया है अच्छे से, क्योंकि पिछले कई गलतियाँ हो चुकी हैं, जिससे भाई गलतियों से हम लोग सीखते हैं ना, आपने सुना होगा जो कभी गलती नहीं करेगा वो कुछ नया सीख ही नहीं पाएगा, है ना। फिलहाल गलती कम से कम करें, अच्छी बात है, लेकिन हमने जैसे कुछ गलतियां की अब उससे हम सीख गए हैं और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव एवं सूचना। अब थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि स्पीड बढ़ाइए ना। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा। भारतीय शिक्षा का इतिहास में इसकी महत्ता असीम है ना। तो ये किसका कथन है यहाँ पर? फिलहाल आंसर शीट में यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन मतलब इसका मुझे कहीं प्रूफ नहीं मिला है, मैंने काफ़ी सर्च किया है ना, लेकिन ऑप्शन में सैडलर दिया गया है। फिलहाल अब कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बारे में आंसर शीट पर ही डिपेंड हूँ, आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ढाका विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी है ना, तो उसमें क्या दिखाया गया है, हमने सर्च किया तो उसमें 1921 दिखा रहा है। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, तो 1921 आपको याद रखना है। कलकत्ता, और जिस चीज़ में आपको डाउट लगे तो आप नेट पर सर्च जरूर करिए, ठीक है, गूगल पर सर्च करिए है ना, उससे आपको सर्च करने से एक माइंड में याद भी हो जाता है थोड़ा सा जल्दी। फिलहाल हर चीज़ तो सर्च करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा ना। तो मैं जिस चीज़ की डाउट की बात कर रहा हूँ है ना, जैसे मैं क्वेश्चन जो बताया कि इसमें मुझे डाउट है कुछ भी, तो वो आप ज़रूर सर्च कर दीजिए, हो सकता है आपको कहीं दूसरी चीज़ मिल ही जाए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने किस सन में जनता के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की मांग की? तो किस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था की मांग की गई थी? जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था है ना 1906 ईस्वी का, उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बनेगा? बी वाला 1906। नेक्स्ट है बंगाल में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया? किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया था? गुरुदास बनर्जी को। इसका भी आंसर फिलहाल मुझे नेट पर नहीं मिला, मैंने ढूंढा। नेक्स्ट है रॉडलर। अब देखिए एक अगर क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा, फिलहाल तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सैडलर कमीशन की सिफारिशों का उच्च शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? जो सैडलर कमीशन थी भाई, इसकी सिफारिश जो हुई उच्च शिक्षा पर काफ़ी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। करेक्ट विकल्प ए बनेगा। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई? तो लागू की गई थी सन 1919 ईस्वी में, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब यहाँ पर देखिए 25 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें शायद ऑप्शन सी दिया है, आंसर शीट में देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन करेक्ट विकल्प ए वाला ही है 25 में। भारत में द्वैध शासन प्रणाली 1919। ब्रिटिश संसद ने रॉयल, अब देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चन काफ़ी मतलब अजीबोगरीब पूछे गए हैं। यहाँ पर
तीनों के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो रॉयल कमीशन की बात की जा रही है, फिलहाल रॉयल कमीशन कई चीज़ों की है ना, तो वहाँ पर कई 1923 दिखा रहा है, कोई 1898 मतलब, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग साइमन कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, फिलहाल ये ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं है ना, तो इन पर आप ज़्यादा गौर मत करिएगा, जो शिक्षा से अलग हैं। जैसे साइमन कमीशन का शिक्षा में मुझे नहीं लगता कोई वो वैसा रहा योगदान। ठीक है, आप यहाँ पर सैडलर आयोग पढ़ रहे थे, उस पर कंप्लीट रहिए। फिलहाल इसको एक बार आंसर देख लीजिए, लेकिन इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो 26 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो नियुक्ति पता है कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 को, जबकि भारत वो कब आया था? 1928 में भारत आया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर फिलहाल सर जॉन साइमन ही थे। जो अब यहाँ पर हो सकता है कोई रॉयल कमीशन सैडलर आयोग से संबंधित हो, क्योंकि कई जो कमीशन है ना वो तो कई टाइप के होते हैं ना, आयोग कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन की गलत प्रिंट है, क्योंकि क्वेश्चन को पूछना चाहिए ना कि यहाँ पर विश्वविद्यालय आयोग जो है उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, है ना, विश्वविद्यालय कमीशन आयोग या जो भी है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर मिले हैं आंसर शीट में, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैं बता रहा हूँ कि ये साइमन कमीशन से रिलेटेड है। अगर इसमें कुछ और क्वेश्चन कह रहा है तो फिलहाल ये तीनों गलत मान सकते हैं यहाँ पर। तो रॉयल कमीशन को किस नाम से जाना जाता है और किस नाम से? इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्वेश्चन यहाँ पर आंसर शीट दी गई है। और देखिए यहाँ पर अगला टॉपिक हम चलिए डिस्कस करते हैं ना। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा वर्धा शिक्षा योजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए देखेंगे पहले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया? ठीक है, तो ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम, काफ़ी फेमस अधिनियम है, फिलहाल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद से जो बुनियादी शिक्षा वो मतलब चर्चा में आई ना। तो यहाँ पर 1935 करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए पारित होने की बात हुई तो 1935 करेक्ट होगा, लेकिन लागू करने की बात में देखिए यहाँ पर आंसर शीट में आपको ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट दिया गया है, लेकिन ये सही नहीं है। जबकि इसको अगर लागू करने की बात करें तो 1937 से 36 से 37 ऑप्शन में दोनों बन सकते हैं। तो आंशिक रूप से बात करें तो 36 होगा, अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो 37 होगा। फिलहाल ऐसे कन्फ्यूज़न भरे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, अगर मिलते भी हैं तो उसका सोल्यूशन सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, मार्क्स मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, वो मतलब अलग बात है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन आपको याद रखना है 1937 में पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक है, अगला है हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो हरिजन नामक पत्रिका का जो प्रकाशन कब हुआ? 1937। ठीक है, तो आपको ईयर याद रखना है यहाँ पर, जुलाई 1937। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। तो इसमें काफ़ी इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मैंने सर्च किया ना, तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन में आपको ए दिया गया है आंसर शीट में, लेकिन इसका करेक्ट विकल्प जो स्थापना हुई थी उसकी लखनऊ में हुई थी। ठीक है, शिक्षा सम्मेलन की स्थापना, अखिल भारतीय की स्थापना लखनऊ में हुई थी। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ कब था, है ना? तो शिक्षा सम्मेलन हुआ कब था? यहाँ पर देखिए 1937 के 2 ऑप्शन है, तो इसी में से लगभग यहाँ पे जितने भी बुनियादी शिक्षा हो, है ना, या अखिल भारतीय ये जो गांधी जी की ये शिक्षा है, वर्धा योजना, ये सब जो संबंधित हैं, पहले तो इसके सारे आपको नाम पता होने चाहिए। इसके तालीम भी कहते हैं ना, वर्धा शिक्षा योजना कहते हैं, बुनियादी शिक्षा योजना भी कहते हैं। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे 1937 में। वैसे इसका रियल आंसर जो डेट वाइज देखेंगे तो 15 अगस्त 1937 ही होगा। ठीक है, डेट थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकते हैं, लेकिन आपको चिंता मत करिए, डेट ऑप्शन में इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी। ठीक है, जिसकी फिक्स डेट है उसकी, जैसे हंटर आयोग उसकी फिक्स डेट है, उड़ का घोषणा पत्र उसकी फिक्स डेट है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको डेट सहित याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? वर्धा के मारवाड़ी स्कूल ने किया था। ठीक है, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ सारी पड़ी हुई हैं, है ना, फ्री में। कोई पेड कोर्स यहाँ पर या फिर पेड पीडीएफ नहीं है। ठीक है,
और यहाँ पर चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैराथन चल रही है लगातार, है ना। टाइम वाइज मिलेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कई लोग इससे सहमत नहीं भी हैं, लेकिन हम छोटी बड़ी मिक्स करके डालते रहेंगे, ठीक है। 7 का बी नंबर यहाँ पर देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन दिया गया है 8 नंबर, है ना। तो इसके बारे में कई लोगों ने कहा कि सर इसको पढ़िए ना, बस आंसर बता दीजिए। कई लोगों ने कहा कि सर नहीं, समझा दीजिए, ट्रिक बता दीजिए। फिलहाल अब यहाँ ट्रिक बनाने का कोई टाइम नहीं है ना। तो साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना अंत। साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है ना अंत, वह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो कथन किसका है? तो इस काल के जितने भी कथन होंगे महत्वपूर्ण होंगे, गांधी जी से ही संबंधित रहेंगे। अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने कौन सी शिक्षा योजना प्रस्तुत करी थी? तो अखिल भारतीय सम्मेलन जो हुआ था उसमें गांधी जी ने कौन सी शिक्षा योजना प्रस्तुत करी थी? यहाँ पर बेसिक शिक्षा योजना, है ना, वो नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है, फिर यहाँ पर कथन के बारे में पूछा गया है। 10 नंबर प्रश्न है, वास्तविक शिक्षा वह है जो बालकों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करे और उद्दीप्त करे। तो किसका कथन है यहाँ पर? महात्मा गांधी जी का ही कथन है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्धा या बेसिक शिक्षा किस पर आधारित है? शिल्प पर, निःशुल्क शिक्षा पर, या प्राथमिक शिक्षा पर, या उपर्युक्त सभी पर? तो जो वर्धा शिक्षा के सभी विशेषताएं ये थी, इसको विशेषताओं के नाम पर भी जाना जा सकता है क्वेश्चन के रूप में, है ना, कि कौन सी विशेषता थी वर्धा शिक्षा या बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा क्यों इसके नाम पड़े? वर्धा में हुआ सब चीज़ इसलिए वर्धा पड़ा, है ना। बेसिक शिक्षा क्योंकि ये बेसिक शिक्षा से संबंधित रही पूरी तरीके से प्राथमिक शिक्षा पर, है ना। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी मतलब वो प्राइमरी एजुकेशन ही होगा क्योंकि यहीं से बुनियाद स्टार्ट होती है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए इसके इतने सारे नाम पड़ गए और सारे नाम पूछे जा सकते हैं। पूछ लेगा कौन सा नाम नहीं है, तो या फिर उपरोक्त सभी क्वेश्चन A B C D आपको पूछेगा और 3 ऑप्शन दे देगा करेक्ट और लिख देगा लास्ट में कोई बाहर का क्वेश्चन मतलब दे देगा नाम, तो वो सही हो जाएगा, नहीं के रूप में पूछेगा। और अगर उपरोक्त सभी के रूप में पूछेगा तो सभी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है, शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने, शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किस शिक्षा पर बल दिया? तो किस शिक्षा? बुनियादी शिक्षा पर बल दिया था, प्राथमिक शिक्षा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया गया था, अनिवार्य शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा या उपर्युक्त। करेक्ट विकल्प तीनों है, तीनों पर बल दिया गया था इनके द्वारा। गांधी जी के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो कितने वर्ष की? 7 वर्ष की होनी चाहिए थी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया था? तो शिक्षा का माध्यम इन्होंने बनाया था मातृभाषा को। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे कहा गया है इनके अनुसार? तो यहाँ पर फिलहाल अगर संपूर्ण दृष्टिकोण से देखें क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर ऐसा पूछा तो पूछेगा बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है केंद्र बिंदु किसे कहा गया है ना। तो किसे हस्तशिल्प को सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु किया था? महात्मा गांधी जी ने अपनी शिक्षा में, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प फोकस वाला होगा क्योंकि केंद्र बिंदु की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए, जो नई तालीम की योजना है इस नाम से भी जाना जाता है, इसकी योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित करी गई थी, है ना। तो कौन सी समिति गठित करी गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। नई जो तालीम थी, है ना, नई तालीम डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित है। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति किसकी अध्यक्षता से तैयार की गई? तो ये इन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? तो इन्होंने दूसरी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करी थी 1938 ईस्वी में प्रस्तुत करी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को और क्या कहा जाता है? तो और क्या कहा जाता है? तालीम कहा जाता है, बुनियादी या वर्धा, या हिंदुस्तानी तालीम संघ।
तो जो अखिल भारतीय 39 की बात हो रही है ना, तो उसको कहा गया था हिंदुस्तानी तालीम संघ। नेक्स्ट है गांधी जी की शिक्षा योजना को क्या कहा जाता है? तो इनकी शिक्षा योजना वर्धा शिक्षा योजना, देखिए अभी हमने बताया था, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्धा शिक्षा योजना कहा जाता था, बुनियादी शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना या सभी? तो करेक्ट विकल्प सभी बनेगा। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा बच्चों को चाहे वे नगरों के हों या ग्रामों के हों, भारत में सब में से सर्वोत्तम एवं स्थायी बातों से जोड़ती है। तो यह कथन बताना है, किसका कथन है? तो ये कथन है गांधी जी का। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, वर्धा शिक्षा योजना में कितने वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी? तो क्योंकि ये बुनियादी शिक्षा थी तो इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था करी गई थी। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी? तो निःशुल्क भी थी, जाहिर सी बात है ना, पता होगा आपको, निःशुल्क शिक्षा थी, अनिवार्य शिक्षा भी थी और प्राथमिक शिक्षा भी थी। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नहीं कह सकते कौन सा करेक्ट है, फिलहाल सारे करेक्ट हैं, है ना। तो शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो अनिवार्य भी थी, निःशुल्क, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर सकते हैं अगर ऐसा देगा, लेकिन फिलहाल आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर सारे सही हैं, उपरोक्त सभी दिया होता तो करेक्ट होता। तो बुनियादी शिक्षा योजना को कब लागू किया गया? तो बुनियादी शिक्षा योजना को लागू करने की बात करें तो 1938 में इसका करेक्ट विकल्प बनेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने शिक्षा योजना के विचार करने के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो खेर समिति की स्थापना करी थी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है ना, देखिए यहाँ पर आगे, हाँ तो टॉपिक फिनिश हो गया है। फिलहाल अगला टॉपिक सार्जेंट रिपोर्ट है, इसको हम ये इस देखिए सेकंड यूनिट जो है आपके इसमें लास्ट टॉपिक है ना, तो इसको चलिए हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे और थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पेपर की। तो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।